हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम अपने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स का जो डिस्कशन ले रहे हैं उसमें ही आगे बढ़ेंगे। और हम आज इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था, अपने इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स में, कोशिश करेंगे कि हम उसको एक ही लेक्चर में कवर करें। बट ऑब्वियसली अगर ऐसा लगा कि बहुत हैवी हो रहा है और बहुत लंबा हो रहा है तो फिर हम उसका दूसरा सेशन में उसको ले लेंगे, ठीक है। इसके पहले अपन ने जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आईआर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। तो आप वो ज़रूर देख लेना क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है इस सीरीज़ पे। और अभी अपन आज इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे। इसके पहले क्योंकि ये जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स है ये आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही बनी है, जो आपने अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स पे या चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे इधर उधर डाले होंगे, तो वहीं से लेके हमने ये बनाए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, हम आपका क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। पर चूंकि बहुत सारी जब ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं तो उसमें नहीं लिखा हुआ होता है कि किसकी है वो, है ना, और अलग अलग चैनल से हमें मिलती है, तो हम एग्जैक्टली क्रेडिट नहीं दे पाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया। हमने तो एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सारी ट्रांसक्रिप्ट्स को बेसिकली वहाँ पे डाल दिया और फिर वहाँ से हमने इकोनॉमी रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो अलग किए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट का कोई क्वेश्चन है जो यहाँ पे अपीयर होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो न्यूज़ नोट्स करके आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है, चैनल दिख रहा है यहाँ पे, या फिर @प्रज्ञा मार्ग, ठीक है। तो ये अपना टेलीग्राम है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये आपका था और हम आपको वहाँ पे भी पर्सनली भी थैंक यू बोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा थैंक यू सो मच क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से बाकी सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बहुत कॉमनली वो होता है एमएसपी क्या है, ठीक है। तो अपन एक एक क्वेश्चन लेते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन से समझेंगे। सबसे पहले तो एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। नाम से समझ में आना चाहिए कि ये एक प्राइस है, ये एक दाम है जो बेसिकली मिनिमम न्यूनतम सपोर्ट देने के लिए है। किसको? फार्मर्स को। क्यों देना है? ताकि वो डिस्ट्रेस्ड सेल्स ना करें, ठीक है। अभी आपने अगर इंटरव्यूज सुने होंगे तो आपको पता होगा कि जनरली इंटरव्यूज में वो लोग क्या हो रहे हैं, ऐसे वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं कि आप ये एग्जैक्ट वर्ड बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। अगर आपने एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोला है तो जनरली वो आपको मतलब वो पूछते जाएंगे कि और क्या और क्या, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स हैं ये उनके मन से नहीं निकल रहे हैं, ये बेसिकली जो अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह होती है उसमें लिखे जाते हैं। तो जैसे ये एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में कब शुरू हुआ? देखो, जितना भी आप देख रहे हो नयापन है, अपना पीडीएस आया या अपना एमएसपी वगैरह आया, ये अपना मोस्टली तब आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति हुई थी उसके बाद। क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई फार्मर्स को, इसके पहले तो अपन प्रोडक्शन था ही नहीं, अपन प्रोडक्शन की जो होता है शॉर्टेज से जूझ रहे थे। अपने यहाँ पे PL 480 करके एक प्रोग्राम चला था यूएस का, जिसके तहत इंडिया जो है यूएस से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहा था, आयात कर रहा था। तो ऑब्वियसली उसके पहले तो मतलब आप देखोगे जितना भी फार्मर लाएगा वो ऑब्वियसली मार्केट में बिकी जाएगा। उसमें जो दाम कम होने की सिचुएशन होती है वो तो कभी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में सीधा सीधा एक ही फंडा चलता है, डिमांड और सप्लाई का, करेक्ट है। ये ऐसा आपका डिमांड कर्व होता है जो कि डिमिनिशिंग होता है, अपना नेगेटिव होता है, और सप्लाई कर्व आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर हमेशा आपकी जो सप्लाई है, ठीक है, वो डिमांड से कम ही रहेगी तो आपको पता है कि प्राइस ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसके बाद जब हरित क्रांति हुई फिर उसके बाद आपको पता है कि इंडिया आज की तारीख में अपना जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हमें बहुत कम एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे फूड ग्रेन्स में तो हमें काफ़ी कम ही इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, बहुत कम कम टाइम्स में कोई स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के लिए। तो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, अब क्या हो गया, अब ऐसी सिचुएशन आने लग गई जहाँ पे आप देखोगे कि फार्मर जो थे, जैसे बहुत सारे लोग एक एक टाइम पे ही गेहूं बेचने के लिए पहुंच गए मंडी में। तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि आप देखोगे ग्राहक कम है, 4-5 ही ग्राहक है, लेकिन बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं और एक ही टाइम पे आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था कि मार्केट में जो दाम होते थे वो कम हो जाते थे और फार्मर्स को मजबूरी में, क्योंकि स्टोरेज नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिर इनमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी जो बनी बनाई है। इस चक्कर में बिकॉज हमारे पास बाकी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो फार्मर को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी, कम दामों में भी अपना जो अनाज था वो बेच के आना पड़ता था। और कई बार क्या होता था कि ग्राहक जो होते थे, बड़े बड़े जो बायर्स होते थे, वो कार्टल बना लेते थे, वो एक ग्रुपिंग बना लेते थे, ठीक है। और फिर वो आप देखोगे बार्गेनिंग करते थे, तो फार्मर्स के पास कोई बार्गेनिंग राइट्स नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन से फार्मर को बचाने के लिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। एमएसपी मतलब क्या था? इरिस्पेक्टिव कि आपका मंडी में दाम क्या है, सरकार कुछ क्रॉप्स के लिए 24 जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए एक दाम फिक्स कर देती है कि मंडी में मार्केट प्राइस कुछ भी हो। सर अगर मतलब ऐसा होता है ना
कि ये मिनिमम प्राइस है, मतलब गेहूं का उन्होंने सपोज फिक्स कर दिया 1600 रुपये पर क्विंटल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, या उनका उन्होंने राइस का बोल दिया 2400 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सपोज करो कि अगर मंडी में 2600 में मिलेगा आपको पर क्विंटल, तो ऑब्वियसली फार्मर जो होगा 2600 रुपये के प्राइस में अपना सामान बेचेगा। लेकिन बाय चांस मंडी में अगर जो प्राइस है वो 1800 पे पहुंच गया, तो फार्मर क्या करेगा, मंडी में ना बेच के सरकार उससे 2400 रुपये पर क्विंटल में सामान खरीद लेगी। फिर आप बोलोगे मैम सामान सरकार खरीद के क्या करेगी, सरकार अपना पीडीएस सिस्टम चलाएगी, है ना, सरकार अपने जो स्कीम चल रही है अन्न योजना वाली वो चलाएगी, है ना, अपना मिड डे मील स्कीम हो जाएगा वो चलाएगी, सरकार बफर स्टॉक बना के रखेगी, इमरजेंसी के लिए आप देखोगे कुछ स्टोर करेगी। बाहर देशों में भी हमें कुछ कुछ निर्यात करना पड़ता है, हम इंटरनेशनल ग्रेन्स एक काउंसिल है उसका भी पार्ट है, वहाँ पे भी हमें कुछ कुछ भेजना पड़ता है। तो ऐसे करके जो भी हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस हैं वो सारे सरकार पूरे करेगी, ठीक है। तो 24 कमोडिटीज़ में आपके सीरियल्स भी आते हैं, जैसे राइस वीट वगैरह, है ना, आपके कोर सीरियल्स भी आते हैं जिसमें बाजरा रागी, है ना, ज्वार, ये सब भी आता है। इसमें दालें भी आती हैं, है ना, पल्सेस आ जाएंगी जैसे आपके मूंग, तूर, उड़द, ये सब। फिर आपके इसमें ऑयल सीड्स भी आते हैं, सनफ्लावर, सेफ्लावर, लिनसीड, मस्टर्ड, है ना। फिर इसमें आप देखोगे कुछ आपकी कैश क्रॉप्स भी आती है, जैसे कॉटन हो जाएगा, करेक्ट है, आपका कोपड़ा हो जाएगा, जूट हो जाएगा। और इसके अंदर आपका जैसे ये वाली कमोडिटीज तो चली रही हैं, साथ में आप देखोगे अपना जो शुगर होता है, शुगर के लिए क्या होता है, एफआरपी, उसको अपन बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। इनमें मैं डिफरेंस समझाऊंगी आपको, लेकिन पहले आप ये समझो कि ये है क्या। तो एमएसपी समझ में आया, कितनी कमोडिटीज में मिल रहा है, कौन से प्रकार की क्रॉप्स में मिल रहा है, ठीक है, क्यों लाया गया, डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए। अब एमएसपी आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसी को लेके आप देखोगे एमएस स्वामीनाथन, जिनको अपन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन जी, जो आपको पता है कि राज्यसभा के मेंबर भी चुने गए थे, वो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना प्रेसिडेंट के, उसमें भी हैं। तो ये एमएस स्वामीनाथन जी जो थे, उन्होंने बेसिकली बताया था कि एमएसपी का क्या फॉर्मूला होना चाहिए और हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली एमएसपी आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि इतना दाम तो सरकार देगी ही देगी। तो सरकार क्या करेगी, उसमें कॉस्टिंग देखेगी कि भाई आपको अनाज उगाने में कॉस्टिंग कितनी लगी, बीज में, फर्टिलाइजर में, है ना, उसमें आप देखोगे मिट्टी वगैरह को सही करने में, पानी वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब जो भी है आपके वेरियस तरीके की कॉस्टिंग लेगी, ठीक है, और उस कॉस्टिंग को ऐड कर देगी। तो इसको तो अपन बोलते हैं मतलब कॉस्टिंग, ठीक है, C2 बोलते हैं इसको अपन, ओके, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर कॉस्टिंग यानी A2, ठीक है। तो अब आप या तो आप सिर्फ A2 के बराबर दे दो, या फिर अब आपने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं उसमें फैमिली के लोग जो होते हैं वही फैमिली लेबर कर रहे होते हैं, ठीक है, वही आप देखोगे अनाज उगाने और बोने और मतलब होता है ना हार्वेस्टिंग करने का काम करते हैं। पर अगर ये लोग किसी और के फील्ड पे करते तो उनको पैसा मिलता, तो वो जो पैसा मिलता है इनको, इम्प्यूटेड कॉस्ट जो इनको नहीं मिल रही है क्योंकि ये अपने खेत पे काम कर रहे हैं, इसको भी काउंट करो, क्योंकि अगर अपने खेत पे काम नहीं करते तो किसी और के खेत में काम करते, उसको बोलते हैं A2+FL, ठीक है। और एक होता है आपका C2 मतलब होता है टोटल कॉस्टिंग। इसमें आप बेसिकली वो लैंड जिस पे वो उगा रहे हैं अपना, अगर वो लैंड भी इनका खुद का नहीं होता, किराए का होता या किसी को दे देते, तो उस पर भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है इनको, कुछ कॉस्टिंग मिलती है, ठीक है। तो अगर आप उसको भी इंक्लूड कर दोगे तो आपकी C2 मिल जाती है। फार्मर्स जो थे, फार्मर्स जो हैं वो C2 कॉस्टिंग पे डिमांड करते। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो फार्मर्स थे वो ये बोल रहे थे कि C2 पे 50% ज़्यादा एमएसपी चाहिए। आपको याद है फार्म प्रोटेस्ट हुए थे 2020-21 के आसपास, है ना, जब कोविड आया था, तो उसके पहले की बात है, इनफैक्ट उसके आसपास की बात है कि फार्मर्स जो थे, मतलब सरकार ने डिसाइड किया कि हम एमएसपी कितना रखेंगे, हम बेसिकली जो कॉस्टिंग आ रही है उसमें 50% आपको ऐड करके एमएसपी देंगे, ठीक है। तो बेसिकली एमएसपी उन्होंने बढ़ा दी, ठीक है। एमएसपी से क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि भाई ठीक है, अगर मार्केट में दाम कम भी गया तो भी हम सरकार को बेच लेंगे और उनको एक मिनिमम प्राइसिंग मिल जाएगी। पर वो कॉस्टिंग कौन सी ले, आप A2 लोगे, A2+FL लोगे या C2 लोगे। फार्मर्स जो थे वो C2 डिमांड कर रहे थे, एमएस स्वामीनाथन जी ने भी बाद में बोला था कि C2 ले सकते हैं, लेकिन पहले की कैलकुलेशन के हिसाब से सरकार A2 ले रही थी, फिर सरकार ने A2 कैंसिल करके A2+FL लिया है। उन्होंने इस कॉस्टिंग पे जो भी आ रही होगी प्लस 50% कर दिया, और वो आपकी बस अब 24 जो क्रॉप्स होती हैं उसकी कॉस्टिंग या एमएसपी कैलकुलेट की जाती है, इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। अब ये जो एमएसपी था, अपन ने कैलकुलेशन देख लिया, अपन ने देख लिया कि कौन सी क्रॉप्स पे मिलती है, ठीक है, अपन ने देख लिया कि क्यों दी जाती है। अब ये एमएसपी किसको दी जाती है, ये बेसिकली दी जाती है फार्मर्स को। तो आप बेचने जाओगे तो सरकार आपसे खरीद लेगी और बेसिकली आपको वो दाम मिल जाएगा। फिर एक होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो अपन शुगर में देखते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली शुगर जो होता है वो कैसे बनता है, आपके गन्ने से, शुगर केन से। शुगर केन्स क्या होता है, वो जाती हैं आपकी शुगर मिल्स में, जहाँ पे आप देखोगे गन्ना वन्ना कटता है और उसके बाद वहाँ से शुगर निकलती है। अब
जैसे नॉर्मल क्रॉप्स में तो क्या होता है, ये आपका फार्मर है और फार्मर को ही आप देखोगे डायरेक्टली एमएसपी मिलती है, ठीक है। शुगर केन में क्या होता है, सरकार एफआरपी होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है। बेसिकली शुगर मिल्स शुगर केन फार्मर्स को पैसा देंगी क्योंकि वो उनको गन्ना प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो कितना पैसा देंगी वो, उनकी क्रॉप का क्या दाम लगेगा, वो होता है एफआरपी, ठीक है। लेकिन ये एफआरपी फार्मर को नहीं मिलता, ये एफआरपी सरकार शुगर मिल को इशू करती है और शुगर मिल आगे इसको शुगर केन फार्मर्स को पास ऑन करती है, ठीक है। अब जैसे एमएसपी में क्या होता है, सपोज करो सेंटर ने तो बोला है 1600 रुपये क्विंटल, लेकिन अगर आप पंजाब में जाओगे तो वहां पे दिखेगा कि स्टेट भी ऊपर से कुछ पैसा और दे रही है, मतलब 1600 रुपये की बजाय अगर आप जाओगे तो 1800 रुपये आपको एमएसपी जैसे मिल जाएंगे। ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हो, तो सेंटर ने तो एक दाम रख रखा है, स्टेट चाहे तो उसको बढ़ा सकती है। वैसे शुगर में भी एफआरपी जो होता है वो एक तरीके का एमएसपी है, उस पर एक स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस और होता है जो स्टेट अपनी तरफ से ऑफर करती है। तो कई कई जगह पे जैसे महाराष्ट्र वगैरह में अगर आप जाओगे तो वहां पे एफआरपी का हो सकता है कि जो दाम एमपी में है वो कम हो, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट है वो अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस भी उनको देती है, वो ऐड करके उसमें देती है, तो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो होती है वो फार्मर को मिल जाती है। तो ये था आपका पूरा एमएसपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें पता ही है आपको कि एम एस स्वामीनाथन जो थे, देखो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में और फूड प्रोसेसिंग में आप देखोगे दो समितियां बनी है, ठीक है। एक अगर आप देखोगे तो हमारी अशोक दलवाई कमेटी बनी थी, ठीक है। और एक आप देखोगे हमारे पास एम एस स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, तो एम एस स्वामीनाथन कमेटी हो जाएगी। और एक आप देखोगे शांता कुमार कमेटी बनी थी, वो बेसिकली आपके पीडीएस रिफॉर्म्स और इन सब के लिए बनी थी। ओवरऑल अगर आप देखोगे हर कमेटी का यही रहता है कि कैसे इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है। ये जो कमेटी थी इसने बेसिकली हरित क्रांति के बाद एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाने की बात करी थी, जिसको अपन रेनबो रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, एक रेनबो क्रांति लाने की बात करी थी। क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोज भी पता है, आपको कॉन्स भी पता है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है कि भाई हरित क्रांति से फायदे क्या क्या थे और नुकसान क्या क्या हुए हैं। तो जो नुकसान हुए थे उसमें यही था कि सारा का सारा जो था पूरा अनाज सिर्फ राइस और वीट उगाने लग गए थे फार्मर्स, और कोई क्रॉप्स जो थे उन्होंने उगाना बंद कर दी थी। तो उन्होंने यहाँ पे एवरग्रीन रेवोल्यूशन या रेनबो रेवोल्यूशन जो होता है उसको लाने की बात करी। क्यों करी? क्योंकि आपको पता है कि अपने यहाँ पे जो गेहूं और राइस का ही प्रोडक्शन शुरू हो गया था, उस वजह से एक तो मिट्टी खराब हो रही थी, है ना, अपना ओवर इरिगेशन, ओवर फर्टिलाइजेशन, बहुत तरीके के एनवायरमेंट के इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज आने लग गए थे। और फार्मर की जो अपनी जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, वो खराब हो रही थी। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे बताओगे कि फूड सिक्योरिटी में वर्सेस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो होती है इसमें क्या फ़र्क होता है, क्योंकि यही चीज़ आप देखोगे स्वामीनाथन कमेटी ने भी एड्रेस करी थी। बहुत सारी सिफारिशें थी, बट इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता है, तो आप मेन मेन जो होते हैं ना 2-3 पॉइंट्स बस वो याद रखा करो और वही बोला करो। ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा लूप में फंसोगे, फिर कुछ और पूछ लिया तो और फंस जाओगे, तो इसलिए कम बोलना है लेकिन सटीक बोलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका, बैलेंस शीट का क्या महत्व होता है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट क्या होती है और हमें क्यों पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आओ, कोई भी जो कंपनी होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कैसी भी कंपनी हो, कोई कंपनी जो होती है ना, वो क्या होता है, उसके 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है उसका बैलेंस शीट, एक होता है उसका इनकम स्टेटमेंट, और तीसरा होता है उसका कैश फ्लो। पहले तो मतलब समझो कि ये तीनों अलग अलग है क्या। बैलेंस शीट होती है कि किसी भी कंपनी के कितने एसेट्स हैं और कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं, मतलब कितने उसके उत्तरदायित्व हैं और कितना उसके पास एसेट है। अब एसेट्स को आप डिवाइड करते हो करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह में, और लाइबिलिटीज में भी करंट लाइबिलिटीज और आपकी लॉन्ग टर्म वाली जो लाइबिलिटीज होती है उसमें डिवाइड करते हो, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो होती है वो ये बताती है कि भैया किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपका एसेट कितना है और आपका लाइबिलिटी कितना है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम बताती है कि आपके पास कितनी इनकम है, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कितने का आपने माल बेचा है। तो यहाँ पे आप लिखते हो कि भाई आपने कितने का माल बेचा, उसमें से आप माइनस करते जाते हो सारी कॉस्ट, ठीक है, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो। आपको मिलता है एक नेट, एक मिलता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसमें से माइनस करते हो इंटरेस्ट में कितना जाएगा, माइनस करते हो कि टैक्स में कितना जाएगा, ठीक है, माइनस करते हो डेप्रिसिएशन वगैरह। उसके बाद आपको मिलता है एक फाइनल प्रॉफिट जिसको अपन नेट प्रॉफिट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से बेसिकली आप अपना प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यूज, ये सब निकालते हो इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है, कि आपके पिछले पूरे साल में कितनी इनकम हुई। और फिर एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो क्या होता है? जो बेसिकली आपकी कंपनी में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना अंदर आ रहा है और कितना कैश आपका आउटफ्लो जा रहा है अलग अलग एक्टिविटीज में, सिर्फ कैश, नगद, उसका आप देखोगे चेक करता है।
समझ में आ गया? तो ये 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। बैलेंस शीट का महत्व क्या होता है, क्योंकि बैलेंस शीट से जनरली आप देखोगे जैसे कोई इन्वेस्टर है, बैलेंस शीट सबसे पहले तो कौन यूज़ करता है, जितनी भी, जैसे सपोज करो कि आपको किसी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, ये अपनी उसी के साथ वाली जो इंडस्ट्रीज है, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके मुकाबले में कैसा परफॉर्म कर रही है, या फिर ये बेसिकली आपकी जो इंडस्ट्री है, जैसे सपोज करो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के मुकाबले ये कैसा काम कर रही है ना। इसका आपको क्या दिख रहा है, आगे ग्रोथ दिख रहा है या फिर आगे डाउनफॉल में जाते हुए दिख रही है, ठीक है। ये कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या इसके पास सच में अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक के लोन वगैरह है, कर्जे वगैरह है, इसको चुकाने के लिए एसेट्स है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से मिलती है। तो बैलेंस शीट एक तरीके का आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है, जो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी कंपनी सच में वर्थ है इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, आगे जाने के लिए, रिस्क लेने के लिए, या कौन सी कंपनी आपके अपन बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट पर्पज से सही नहीं है। फिर जर्नल एंट्री के रूल्स क्या होते हैं भाई? सबसे पहले तो जर्नल क्या होती है, आपको पता है कि जब भी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, तो अकाउंटिंग कैसे होती है, अपने यहाँ पे अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो 20 नंबर का झूठा सब्जेक्ट है अपने आरएस में, ठीक है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, बेसिकली सपोज करो कि आपने कुछ भी खरीदा, ठीक है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से बता रही हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ वाउचर वगैरह क्रिएट होगा, फिर आप देखोगे कि उसकी एंट्री होती है ना, फिर उसकी लेजर में पोस्टिंग होती है, करेक्ट है, और फिर उसके आगे आप देखोगे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बोलती है। तो ये जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है, जिसमें आप एंट्री करोगे हर एक खर्चे की, हर एक चीज़, चाहे वो उधार में ली जा रही है, नगद में आ रही है, ठीक है, या फिर आप किसी को दे रहे हो, है ना, आपने किसी के लिए व्यापार किया है, वो सारी चीज़ों की अलग अलग एंट्री बनती है, जिसको अपन जर्नल एंट्री बोलते हैं। और एंट्री के रूल्स यही होते हैं, इसमें क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेट में एंट्रियाँ होती हैं। अपने यहाँ पे डबल एंट्री का रूल चलता है, ठीक है, कि मतलब बेसिकली अपने यहाँ पे है क्या कि अपना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो बैलेंस रहना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि अगर जब भी अपन कुछ पोस्ट करते हैं, ठीक है, अपन अगर बोल रहे हैं कि अपन ने कोई सामान खरीदा या कोई ज़मीन खरीदी, तो उसके बदले में कैश दिया होगा और ज़मीन आई होगी, तो आपका एसेट बढ़ गया, तो एसेट वाले एंट्री में तो आप देखोगे पॉजिटिव आएगा, और कैश वाले एंट्री में आपका नेगेटिव एंट्री क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे एक ही वस्तु की डबल एंट्री आपको क्रिएट होती हुई दिखती है। इंडिया रशिया ट्रेड डेफिसिट अपने इंटरनेशनल रिलेशंस वाले में कर लिया था, तो अपन इसको यहाँ नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं आपको जस्ट ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे देती हूँ। इंडिया और रशिया, ठीक है, और अपन आप हमेशा कंपेयर करते हो ना कि इंडिया रशिया और इंडिया यूएस के रिलेशंस को, सबसे बड़ा जो इनका कंपैरिजन है वो इकोनॉमी में होता है या अर्थव्यवस्था में। इंडिया यूएस का अगर आप ट्रेड देखोगे तो $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड है, ठीक है। यूएस हमारा टॉप 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स में रहता है, यूएस चाइना आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, ठीक है। इंडिया रशिया का अगर आप ट्रेड देखोगे अभी फिलहाल $65 बिलियन के आसपास का है, लेकिन आज से लिटरली 2 साल पहले भी आप देखोगे ये सिर्फ $15 बिलियन का था। तो अभी रिसेंटली 2 सालों में बढ़ा है, $15 बिलियन से 65 हुआ है, लेकिन यूएस के साथ हमारा ट्रेड $100 बिलियन के आसपास ही है पिछले 5-6 सालों से, ठीक है। यूएस के साथ आप देखोगे इंडिया प्रॉफिट में रहता है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, जिस वजह से हमें यूएस के साथ $30 बिलियन के आसपास का ट्रेड सरप्लस रहता है, कि हम फायदे में रहते हैं। जबकि इंडिया रशिया का अगर आप देखोगे तो वो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया रशिया में हम लोग ट्रेड डेफिसिट में है, ठीक है। हम मात्र और मात्र 5 से 10 बिलियन डॉलर का ही सामान एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सारा, अगर मैं $65 बिलियन की बात कर रही हूँ तो लगभग $60 बिलियन के आसपास का हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना सारा हमारा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, ठीक है। अगर मैं इंडिया यूएस की बात करूँ तो ट्रेड जो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, इसमें एग्रीकल्चर भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, है ना, बहुत फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रशिया के साथ जो इंडिया का भी ट्रेड चल रहा है $65 बिलियन का, इसमें से लगभग लगभग मैं बता रही हूँ $50 बिलियन के आसपास का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल पे है। मतलब इतने इतने डॉलर का सामान इंडिया रशिया से सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है। तो ये अकेला ही आप देखोगे हमारा बल्क ऑफ ट्रेड है, तो बहुत ही कम डाइवर्सिफिकेशन है हमारी इंडिया और रशिया की ट्रेड में। तो ये है ट्रेड डेफिसिट जो आपको पता होना चाहिए, और किस आर्टिकल की वजह से या किस वस्तु या गुड की वजह से है, मोस्टली क्रूड ऑयल, ठीक है। और अभी बढ़ा है, पहले नहीं था, क्योंकि अभी हमने आपको पता है कि रशिया से बहुत सारा जो क्रूड ऑयल था वो आयात करना या इंपोर्ट करना चालू कर दिया था, जिस वजह से आप देखोगे और ऐसा क्यों हुआ था, हमने पहले क्यों नहीं शुरू किया था, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे। आपको पता है यूएस का काटसा एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके अंदर उन्होंने रशिया, नॉर्थ कोरिया
और चाइना, है ना। ऐसे 2-3 कंट्रीज़, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है आई थिंक, है ना। चाइना का देखना पड़ेगा, बट इसके अंदर रशिया, नॉर्थ कोरिया तो डेफिनेटली है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, इन कंट्रीज़ पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो जो भी कंट्रीज़ अगर इनके साथ ट्रेड करती हैं तो डॉलर यूज़ नहीं कर सकती। तो फिर रशिया और इंडिया ने मिलके बेसिकली ट्रेड शुरू किया था रुपये और रूबल में। रूबल बेसिकली किसकी करेंसी है, रशिया की। उसी के बाद आप देखोगे हमारा जो ट्रेड था रशिया के साथ इतना बढ़ पाया, 15 बिलियन डॉलर से $65 बिलियन के आसपास पहुंच पाया। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट इस पे, जो है रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे। वैसे ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमी का नहीं है, ये आपके साइंस एंड टेक का आता है, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स क्या होते हैं। वैसे मैंने ये चीज़ बजट में भी पढ़ाई थी, लेकिन फिर से बता देती हूँ। रेयर अर्थ मिनरल्स नाम से समझ में आना चाहिए, ये वो मिनरल्स होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ में बहुत रेयर में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत, ये बहुत अबंडेंस में है, पर ये इतने कॉन्सेंट ऐसे बिखरे हुए मिलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मिलते कि इनका अपन कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन आसानी से कर पाएं। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए आप देखोगे इनको रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं। ये कितने मिनरल्स हैं, बेसिकली 15 तो लैंथेनाइट सीरीज के हैं, प्लस आप देखोगे स्कैंडियम है और इरिट्रियम है, ठीक है। तो ये होते हैं, और ये जितनी भी आज के मॉडर्न डिफेंस, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, ये सब में यूज आते हैं। बेसिकली मेजर यूज इनका होता है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाने का, जो इस साल के बजट में भी बताया गया था। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाने का, वहां पे आप देखोगे पावरफुल मैग्नेट्स बनाने में काम आते हैं। ये तो हो गए आपके रेयर अर्थ मिनरल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो बेसिकली आपके देश के लिए क्रिटिकल होते हैं। प्लस मतलब क्रिटिकल क्यों होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती है, डिफेंस, बैंकिंग, इनमें जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, स्पेस, तो इनमें आप देखोगे इनका ज़्यादा यूज हो रहा है। और प्लस आप देखोगे ये क्रिटिकल इस लिहाजे से भी है कि इनकी जो सप्लाई चेन है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेड रहती है। जैसे आप देखोगे 97% रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं वो चाइना कंट्रोल करके है, और क्रिटिकल मिनरल्स अपने यहाँ पे इंडिया ने 30 घोषित कर रखे हैं। इसमें 17 तो रेयर अर्थ मिनरल्स ही हैं, प्लस इसके अलावा जैसे लिथियम हो गया, है ना, जर्मेनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब भी आते हैं। तो 30 कुल मिला के क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स अपने पास 17 हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे इनकी सप्लाई चेन में भी मैक्सिमम आप देखोगे डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। चाइना मतलब एक कंट्री के ऊपर नीचे होने से आप देखोगे पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए बहुत क्रिटिकल है हर लिहाज से। और फिर एक है आपके स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। अब ये स्ट्रैटेजिक मिनरल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस वगैरह हो गया, उसमें यूज होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। जैसे एग्जांपल टाइटेनियम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो अब आपको समझ में आ गया रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स में क्या अंतर है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है दिल्ली पोल्यूशन। अब दिल्ली पोल्यूशन भी वैसे तो साइंस एंड टेक का या फिर आप देखोगे एनवायरमेंट का टॉपिक है। तो दिल्ली के पोल्यूशन पे क्या पूछेंगे, अब तो खैर नहीं पूछेंगे क्योंकि विंटर्स में पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। पर फिर भी मोटा मोटा जान लो कि दिल्ली का पोल्यूशन क्यों होता है, या दिल्ली का पोल्यूशन समर्स में भी होता है। क्योंकि अभी आप देखोगे कि न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आर्टिकल भी पढ़ाया था इसी चीज़ पे, कि समर्स में क्या होता है, क्योंकि हवा इतनी भारी नहीं लगती है, मूविंग होती है, वर्टिकल सर्कुलेशन भी होते रहते हैं। इनफैक्ट समर में जो पोल्यूशन होता है वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कार्सिनोजेनिक भी है, बहुत टॉक्सिक भी है। लेकिन तब आप देखोगे लोगों के नोटिस में नहीं आता है विंटर्स में, क्योंकि आप देखोगे हवा ऑलरेडी बहुत भारी होती है, उसमें पोल्यूशन भी घुस जाता है, हवा हिल भी नहीं रही होती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस वजह से आप देखोगे विंटर्स का पोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और विंटर्स के टाइम पे दिवाली आती है, विंटर्स के टाइम पे स्टबल बर्निंग वगैरह भी होती है ना, पराली जलाई जाती है, जिस वजह से ये इशू और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो समर्स और विंटर्स में तो इसलिए आप सुनते होगे एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, ठीक है। अब आप देखोगे इसलिए आप जब स्मॉग सुनते हो तो दो तरीके का स्मॉग होता है, एक होता है बेसिकली आपका क्लासिकल स्मॉग और एक होता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो आपका सनलाइट में बनता है, तो बेसिकली जो समर्स में बनता है वो ये वाला स्मॉग होता है। और जो क्लासिकल स्मॉग होता है, जिसको अपन रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं, वो आपका विंटर्स में बनता है, ठीक है। समझ में आ गई पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, विंटर में मोस्टली आपको पर्टिकुलेट मैटर वगैरह मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सब मिलता है, क्योंकि रिड्यूसिंग स्मॉग है ये। और समर्स में आप देखोगे मोस्टली आपको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स हो गए, या नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह हो गई, है ना, आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पैन हो गया, ये सब देखने को मिलता है। तो ये आपका फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, ठीक है। दिल्ली का पोल्यूशन आप ट्रैक कैसे करते हो, आप बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें जाके चेक करते हो कि भैया उसमें स्कोर क्या आ रहा है और कलर कौन सा है, उसके हिसाब से आपको पता लगता है कि आपके शहर में पोल्यूशन कितना है। इनफैक्ट दिल्ली नहीं, बहुत सारी सिटीज़ हैं वहाँ पे ये ट्रैक किया जाता है। और फिर इसके हिसाब से क्या होता है, बेसिकली दिल्ली में स्पेसिफिकली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लगाया जाता है, कि कितना AQI है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा ग्रैप लगेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये था आपका पूरा दिल्ली पोल्यूशन। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है PM कुसुम। अब PM कुसुम क्या होता है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सेवा महा उत्थान महाअभियान, ठीक है।
किसान ऊर्जा सेवा उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सेवा उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो पीएम कुसुम स्कीम, अब पीएम कुसुम स्कीम तो थी, आपको सबको पता है कि राजस्थान, अच्छा ये आप मुझे बताओगे क्योंकि ये तो पूछा भी गया था उसके अंदर प्रीलिम्स में आरएएस के, ठीक है। तो आप ये मुझे बताने वाले हो कि पीएम कुसुम स्कीम जो थी वो कहाँ से लॉन्च करी गई थी, ठीक है। राजस्थान के कौन से शहर से, कौन से गांव से ये लॉन्च हुई थी। पीएम कुसुम स्कीम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कि आप अपने जो खाली पड़ा हुआ लैंड है उसमें सोलर पैनल्स लगा लो। दूसरा होता है कि आप बेसिकली जो सोलर पंप्स हैं उन, मतलब सोलराइज्ड पंप्स जो हैं वो ही खरीद के लगा लो, ताकि आप जो इरिगेशन या सिंचाई वगैरह करोगे उसमें काम आ जाएंगे। और तीसरा होता है बेसिकली कि आपके जो एग्जिस्टिंग पंप्स हैं उनको ग्रिड से कनेक्ट कैसे करोगे, सोलर पंप्स वगैरह को, ठीक है। तो ऐसे करके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ए बी और सी, ठीक है। और इसमें जब आप सोलर रिलेटेड कोई काम करते हो तो आपको बेसिकली इसमें सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। इसमें सेंटर, स्टेट और बैंक तीनों मिलके आप देखोगे हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली जो फार्मर होता है उसको सिर्फ 10% ही लगाना पड़ता है। तो ये था पीएम कुसुम स्कीम। और पीएम कुसुम स्कीम के एडवांटेजेस क्या होते हैं? ऑब्वियसली एक तो आप इससे सोलर एनर्जी का टारगेट पूरा कर पा रहे हो, जो इंडिया ने अपने आईएनडीसीज बोले थे वो पूरे कर पा रहे हो। एयर एमिशंस वगैरह कम करते हो, ठीक है। फार्मर को भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है क्योंकि वो प्लस उसके जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे खर्चे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो हर तरीके से आप देखोगे ये बेनिफिशियल है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है आपका सोलर एनर्जी वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले तो आपका जो एनर्जी होता है या ऊर्जा होता है उसको आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है बेसिकली जो कन्वेंशनल होता है, और एक अपन या फिर ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, और एक होता है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या ऊर्जा के स्रोत। मतलब कन्वेंशनल मतलब जैसे चूल्हा चौका वगैरह हो जाएगा, एलपीजी गैसेस वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब, या फिर विंड वगैरह हो जाएगा, ये अपने कन्वेंशनल है, ये पहले से चलते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल जैसे हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, या फिर आप देखोगे न्यूक्लियर एनर्जी, जो पहले से नहीं थे बल्कि रिसेंटली आप देखोगे डेवलप किए गए हैं। एक होता है एनर्जी को क्लासिफाई करना रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? जो बार बार आप देखोगे सप्लाई हो सकती है, जिसमें जो फ्यूल है वो आपका कभी खत्म नहीं होगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, जियोथर्मल, है ना, ये टाइडल, ये सारी। और नॉन रिन्यूएबल क्या होती है? जैसे आप देखोगे फॉसिल फ्यूल वगैरह, जहाँ पे आपके पास लिमिटेड ही सप्लाई है और आपका एक बार फ्यूल खत्म हो गया तो उसके बाद आप देखोगे एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये क्लासिफिकेशन समझो। अब आते हैं अपन, जो अपना एक्चुअली में क्वेश्चन था वो था सोलर एनर्जी को और आपका जो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको बताइए इसमें क्या अंतर है। सोलर एनर्जी जो होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये सोल यानी सन से निकलती है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नाम से समझ में आ रहा है ये न्यूक्लियस से निकलती है। एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उससे निकलती है। सबसे पहला डाउट ही आपका ये होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस में एनर्जी कैसे हो सकती है। अपन ने हमेशा पढ़ा है कि पॉजिटिव्स जो होते हैं वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और बेसिकली जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आप सोचो एक छोटे से न्यूक्लियर में इतने सारे पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो भरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो अगर ये पास में है तो इसका मतलब है कोई तो एनर्जी है जो उनको पकड़ के रखी है, और वही एनर्जी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी 2 टाइप की होती है, फ्यूजन होती है या फिर फिजन होती है, ठीक है। फिजन में जैसे आप यूरेनियम का टुकड़ा करते हो, अपने जो रिएक्टर्स वगैरह होते हैं उसमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हो। और फ्यूजन में क्या होता है, जो अपने सन और ये सारे जो सोलर सिस्टम होता है उसमें स्टार्स वगैरह में होती है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिलके हीलियम बना रहे हैं, 2 छोटे पार्टिकल्स मिलके हीलियम बना रहे हैं, और फिर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करोगे तो सोलर एनर्जी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है जिसमें आप फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं, जैसे आपके सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं, है ना, वहां से आप इसको यूज कर रहे हो, सन एनर्जी को आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। और दूसरा होता है सोलर थर्मल एनर्जी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे आपका है ना ये बड़ा सा आपने कुछ वो लगा दिया, इसमें बहुत सारे मिरर्स हैं और यहाँ पे आपने पानी पास कर दिया, तो यहाँ पे सन, ये जो मिरर्स वगैरह होंगे वो सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके इस पानी को गर्म करेंगे और फिर आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें आपकी सन की एनर्जी को आपने थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं किया डायरेक्टली, आपने थर्मल में कन्वर्ट किया है, और इसी को अपन सन से थर्मल एनर्जी जो होता है एसटीई बोलते हैं। तो सन एनर्जी या सोलर एनर्जी भी 2 टाइप की हो सकती है, ठीक है। अब सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में और क्या डिफरेंस है? सबसे, जैसे सोलर एनर्जी अगर आप देखोगे ऑब्वियसली इसको लगाना मच ईजियर है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, करेक्ट है ना। सोलर एनर्जी आप देखोगे स्टैंडर्ड ओन पंप्स हो गए, सोलार आपके पंप्स हो सकते हैं, सोलार बल्ब वगैरह हो सकते हैं, सोलर कुकर हो सकता है, पर न्यूक्लियर एनर्जी के कोई छोटे छोटे प्लांट्स नहीं है, ऑल्दो आजकल हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करते हैं। सोलर एनर्जी में अगर आप देखोगे कि ऐसा कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब वो नहीं होता, खतरा नहीं होता, ना ही आप देखोगे कि कोर मेल्ट हो जाएगा तो ये ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी में हो है। न्यूक्लियर एनर्जी में जो अपने रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो अपन फ्यूल यूज करते हैं यूरेनियम वगैरह, उसका एनरिचमेंट का भी दिक्कत है, जैसे अभी जो ईरान के साथ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कंट्रीज बोल सकती है कि हम सिविलियन पर्पज के लिए एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो आप
डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जबकि सोलर एनर्जी में ऐसा कुछ है नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी का ये एडवांटेज है कि छोटी जगह पे भी लगाया जा सकता है। सोलर एनर्जी में अगर आपको एक सफिशिएंट पावर प्लांट लगाना है अच्छा खासे मेगावाट का, तो आपको बड़ा सा लैंड साइज चाहिए, जिस वजह से आप देखोगे लैंड की कमी आती जा रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी में आपको उतना पानी नहीं लगता है, आपको ऑब्वियसली सोलर प्लेट्स वगैरह साफ करने के लिए लग सकता है, लेकिन इतना सारा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी में, क्योंकि आपको ठंडा करना होता है रिएक्टर को कंटिन्यूसली, तो आप देखोगे आपको पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर आपको और बताना हो तो सोलर एनर्जी काफ़ी वाइड स्प्रेड है। बहुत सारे देशों में आप देखोगे टेक्नोलॉजी भी है, फाइनेंस भी है। ठीक है, और ये इजीली लगाया भी जा सकता है। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है कि बहुत ही कम देशों में है, और इनफैक्ट फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर हुआ था, उसके बाद तो और भी ज़्यादा देश जो थे जो जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी अपना रास्ता जो है बदल लिया। सोलर एनर्जी आप देखोगे इंडिया के एनर्जी मिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता है कि इंडिया ने प्रॉमिस किया था हम 500 गीगावाट नॉन फ्यूसल फ्यूल एनर्जी या 50% जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे, और हम करीबन 44% तक पहुंच चुके हैं। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो भी सोलर एनर्जी है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के जो रेशियो है उसमें हार्डली आप देखोगे 2% के आसपास सहयोग देता है। ऑल्दो हमें इसे बढ़ाना है, अभी कुछ 8 गीगावाट है, हमें इसे 100 गीगावाट तक लेके जाना है। लेकिन अगर इसको हमें 100 गीगावाट ले जाना है तो सोलर एनर्जी को अलोन ही हमें करीबन आई थिंक 500 गीगावाट तक लेके जाना है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे अलग अलग टारगेट्स बने हुए हैं, और मैंने आपको मोस्टली बता दिया। एक चीज़ और है कि सोलर एनर्जी जो है वो जनरली उन देशों में सक्सेसफुल है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं, क्योंकि यहीं पे आप देखोगे ट्रॉपिकल एरियाज में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही मैक्सिमम सोलर एनर्जी पड़ेगी। जबकि अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करोगे तो क्योंकि ये तो फ्यूल डिराइव्ड है, तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। इनफैक्ट आप देखोगे सबमरीन्स हो, आपके जो आइस कटर्स होते हैं, स्नो कटर जो शिप्स होती हैं, जैसे आर्कटिका हो जाएगी रशिया की, उसमें भी आप देखोगे ये रिएक्टर्स लग सकते हैं। तो इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में लगेंगे। आपको पता है कि ये टेम्परेट पोलर रीजन्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बहुत तरीके का डिफरेंस बता दिया सोलर और आपके परमाणु ऊर्जा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो बताइए। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड एक तो आपकी पीएम कुसुमी हो गई, जिसके बारे में हमने बात करी है। एक सोलर रूफटॉप योजना हो जाएगी, जिसको अपन पीएम सूर्य हर घर बिजली योजना भी बोलते हैं, या फिर सौर्य स्कीम बोलते हैं। ठीक है, प्लस एक आपका हाइब्रिड पॉलिसी हो जाएगा, जिसके अंदर अपन सोलर प्लस विंड के दोनों के प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सन तो आपको सिर्फ दिन टाइम में मिलेगा, तो रात टाइम पे आपको विंड मिल जाएगी। तो ऐसे करके पूरे दिन आपको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे सोलर ममाज हो जाएगा, जहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह देते हो, ताकि फीमेल्स वगैरह को, ताकि वो बोलते हैं ना कि सोलर बल्ब और ये सारी चीज़ों को खुद से ही ठीक कर सकें। इसके अलावा आप देखोगे पीएलआई स्कीम है, सोलर सेल टेक्नोलॉजी या पीवी जो सेल्स होते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने के लिए, तो उसमें भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हमने चला रखी है। इसके अलावा अगर आप सोलर पावर प्लांट वगैरह लगाते हो, मैन्युफैक्चरिंग कुछ सेटअप करते हो, तो आपको जो अपना आरबीआई होता है वो उसमें लेता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आपको लोन्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको सस्ते दामों में लोन्स मिल जाते हैं, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी आपका जो होता है लोन क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि हम लोग सोलर पावर पार्क्स जो होते हैं, है ना, वो बनाने की बात कर रहे हैं, सोलर पार्क्स जो होते हैं बड़े बड़े, और इसमें भी अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स, जिसमें अगर आप आज देखोगे तो 4000 मेगावाट से बड़े प्लांट्स आप लगाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा भी अब सोलर ऑन वाटर, जैसे आपको पता है ओमकारेश्वर हो जाएगा, वहाँ पे हमने ओमकारेश्वर डैम के ऊपर भी जैसे पानी के ऊपर हमने सोलर प्लेट्स डाल दी थी। ठीक है, चाइना में आपको पता है माउंटेन्स हैं, उनको कवर कर दिया गया है सोलर प्लेट से। तो वही चीज़ इंडिया भी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम सोलर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी निकाल सकें। ठीक है, फिर आता है सोलर एनर्जी के इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। गुड क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोलर एनर्जी के इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या लगता है आपको? देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए सोलर एनर्जी का, तो आपको बहुत सारे प्लेट्स वगैरह लगानी पड़ती हैं। ठीक है, इन प्लेट्स का अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया जो है इस प्लेट में चला जाता है। कई बार आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड, बैरन लैंड, ये वाली दिक्कत हो जाती है कि बैरन लैंड नहीं था, एग्रीकल्चर लैंड था, अच्छा खासा प्रोडक्टिव लैंड था, वहाँ पे आपने लगा दी। दूसरा दिक्कत आता है कि ये सोलर पैनल्स वगैरह लगाने से आपको पता है जैसे डेजर्ट एरियाज में, थार डेजर्ट में जो गुडावन है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसको लेके आप देखोगे प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा, इन पावर प्लांट्स को लगाने के लिए जो खेजड़ी ट्री थे वो तोड़े जा रहे थे, जिसको लेके आपको पता है राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन शुरू किया था अभी, है ना। तो खेजड़ी जो था बेसिकली उसको काटने पे रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इन पावर प्लांट्स वगैरह की वजह से ये दिक्कत आ रही थी। चौथा, आप देखोगे सोलर एनर्जी वैसे आप एमिशन नहीं करती है, बट सोलर एनर्जी हर जगह हर समय नहीं प्राप्त की जा सकती। दिन के टाइम पे मिलेगी, है ना, बरसातें हो गई, या फिर आप देखोगे क्लाउड कवर आ गया तो नहीं मिलेगी, या फिर आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कर्क से मकर रेखा तक ही मिलेगी।
उसके बियॉन्ड इलाकों में आप देखोगे सोलर एनर्जी उतना काम नहीं करेगा। तो ये इंटरमिटेंट सप्लाई है, ये आपको हमेशा नहीं दे सकता, कभी कभी रुक रुक के देगा। तो आपको इसको किसी और एनर्जी के साथ क्लब करना ही पड़ेगा ताकि आपको 24 घंटे रेगुलर सप्लाई मिलता रहे। पांचवा अगर आप देखोगे तो ये सोलर सेल्स वगैरह जो बनते हैं इनको बनाने में जैसे सिलिकॉन वगैरह लगता ही है। अब वो हमारे यहाँ पे है नहीं, उनकी माइनिंग वगैरह होती है, तो माइनिंग में जो प्रदूषण हो रहा है वो तो अभी भी कम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो एक दिक्कत है सोलर एनर्जी सेल्स के साथ। तीसरा आप देखोगे, सॉरी तीसरा नहीं, आई थिंक सातवां या आठवां पॉइंट हो गया ये, कि सोलर एनर्जी में अगर आप देखोगे बार बार क्लीनिंग का दिक्कत आता है, क्योंकि इनकी प्लेट्स पे अगर ज़रा सा भी ये धूल वगैरह चढ़ जाएगा है ना, और आपने क्लीन नहीं किया, तो इनकी एफिशिएंसी जो होती है, आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है। तो आपको उतने में ही बहुत कम आउटपुट मिलेगा, तो आपको बार बार क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग निकल के आती है। ठीक है, और इंडिया में अगर अपन बात करें तो बीच में ऐसा हुआ था कि सोलर एनर्जी जो है उसकी कॉस्टिंग कोयले की एनर्जी से कम हो गई थी, लेकिन क्योंकि आप देखोगे सोलर एनर्जी के अपने प्रॉब्लम्स हैं स्टोरेज को लेके। आपको इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, 9th पॉइंट, कि स्टोरेज को लेके दिक्कत है। सोलर एनर्जी जो है उसको स्टोरेज की बहुत आवश्यकता है, इसको हम एक्स्ट्रा बना के स्टोर करें, लेकिन हमारे पास इसका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, ये ग्रिड से भी प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आप देखोगे ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं। तो कोयले की एनर्जी से कम होने के बावजूद भी इन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस की वजह से आप देखोगे सोलर एनर्जी इतना लार्ज स्केल अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे, जो है मनरेगा और वीबी जी राम जी पे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि हम सारा एक क्लास में कर पाएंगे, हम आई थिंक एक पेज करके फिर नेक्स्ट पेज जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाओ एम जी नरेगा और वीबी जी राम जी। ठीक है, मज़ा आना चाहिए। देखो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि आप जब 1 घंटे का लेक्चर पढ़ के उठो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि वाओ मैंने बहुत कुछ लर्न किया। अगर आप ये इस फीलिंग से उठोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। जैसे मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब मेरा तो दुनिया पुराना नॉलेज जो होता है वो वापस काम आ रहा है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। मनरेगा क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये एक्ट था, पहले स्कीम आई थी, फिर आप देखोगे इसको एक्ट बना दिया गया था। वीवीजी राम जी क्या है, विकसित भारत, ठीक है, ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये अभी लाया गया था। आपको पता है कि अभी वाला जो सेशन हुआ था विंटर सेशन, उसमें बीबीजी राम जी, शांति बिल, इंश्योरेंस बिल, है ना, बहुत सारे बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, तो उसमें एक बीबीजी राम जी भी था। सबसे पहले तो मनरेगा क्या था, मनरेगा बेसिकली एक मनरेगा आया कैसे था, तो आपने नाम सुना होगा एक जॉन द्रेस का। ये कौन है आपको पता है, अपने यहाँ पे एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, प्लीज़ अभिजीत बनर्जी मत बोलना, वो इंडियन ओरिजिन के हैं बट एक्चुअली में उनके पास यूएस की सिटीजनशिप है। ठीक है, तो अभिजीत बनर्जी तो हैं ही, बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास अमर्त्य सेन जी हैं, जिनको अमर्त्य सेन जी हैं, उनको आप देखोगे ये अवार्ड मिला था। तो अमर्त्य सेन जी जो हैं, इनको आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनको बेसिकली जो इन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह पे काम किया था, है ना, उसके लिए मिला था। ठीक है, इन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन नहीं, सॉरी, इनको मिला था ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स नहीं आता है अपना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसमें आपने सुना होगा महमूद अल हक हो जाएंगे पाकिस्तान के, और अमर्त्य सेन ने बेसिकली अप्रोच दी थी कि जीडीपी इज़ नॉट द ओनली वे जिससे आप एक नेशन का प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कैलकुलेट हुआ था, तो कैसे आप लोगों का जो फ्रीडम है या डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, आप सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि उसमें लिटरेसी, इकोनॉमी, हेल्थ, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, ये सब भी इंक्लूड होगा। तो वो सब जो था वो अमर्त्य सेन जी ने बताया था। तो अमर्त्य सेन जी के साथ ही आप देखोगे, ये पूरी कहानी क्यों बता रही हो, क्योंकि जॉन रीस जो है ना, वो अमर्त्य सेन जी के साथ ही आप देखोगे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और जॉन रीस एक तरीके से आप देखोगे आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिन्होंने आरटीआई इंडिया में लाने के लिए वो जन आंदोलन वगैरह किया था। फिर इन्होंने आप देखोगे मनरेगा को एक, अपन बोलते हैं ना, प्रॉपर राइट बनाने का लोगों को, कि राइट टू लाइवलीहुड, कि आपका रोजगार का एक हक है, तो सरकार को देना चाहिए, कि अगर आपको कहीं काम नहीं मिला तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि आपको काम दे, ताकि आप देखोगे थोड़ा एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप मेंटेन कर सको। तो इस पूरे प्रोटेस्ट में आप देखोगे जॉन रीस जो थे वो शामिल थे। तो मनरेगा जो है, पहले वो सिर्फ एक स्कीम की तरह आया था, मनरेग्स की तरह 2006 में। उसके बाद आप देखोगे लोगों ने आंदोलन किया, बोला कि ये प्रॉपर अधिकार होना चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, और उसके बाद आप देखोगे ये एक्ट बन के आया था। अब मनरेगा की स्पेशलिटीज़ क्या थी, कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, स्टेट चाहे तो और भी दे सकती है, पर सेंटर सिर्फ इसके पैसे देगा। ये जो थी, ये बेसिकली सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, इसमें दोनों कंपोनेंट थे। जो लेबर होता है, जो आप वेजेस दोगे, है ना, उसमें अगर आप देखोगे जो सी मतलब सेंटर जो होती है वो आपको वेजेस दे देगी, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट होती है, जिसमें खर्चा वगैरह जो आता है, उसमें आप देखोगे सिर्फ 75% मिलता था, 25% स्टेट को लगाना पड़ता था। जैसे आप सपोज करो भवन वगैरह बनाओगे, तो उसमें आप देखोगे सी और एस दोनों की शेयरिंग होती थी। इसके अलावा आप देखोगे
कि इसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था 1/3, है ना। प्लस आप देखोगे एसटी एससीज उनके लिए भी रिजर्वेशन था। प्लस इसमें क्या था कि आपको जो काम होगा वो आपके घर के आसपास मिलेगा। अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। जहाँ पे महिलाएं काम कर रही है वहाँ पे आप देखोगे बच्चों को रखने की फैसिलिटीज़ और जो होता है ना पानी वगैरह की सुविधाएं और टॉयलेट वगैरह ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको काम दिया जाएगा। तो आप बेसिकली हर फैमिली में से किसी एक को काम दिया जाएगा, अडल्ट मेंबर को, जो कोई नॉन मशीन वर्क मतलब मैनुअल वर्क करने को तैयार है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती थी और जो भी काम मांगने आएगा किसी को वापस नहीं भेजा जाएगा, सबको कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा। तो ये मनरेगा के अंदर कंडीशंस थी। और इसके अलावा आप देखोगे काफ़ी सारी स्टेट्स ने क्या किया था, जैसे कोई स्पेशल ट्राइब्स वगैरह हो गई तो उनके लिए 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दे दिया या 50 दिन का दे दिया, तो वो खर्चा वो वहन करते थे, सरकार उनको इतना लिमिटेड देती थी सेंटर। अब आते हैं अपन अभी के सेशन की तरफ जहाँ पे वीबीजी राम जी बिल आया था। अब ये वीबीजी राम जी क्या है, इस पे वैसे मैंने अलग से 5 मिनट का वीडियो डाला है, लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक बता देती हूँ। ये क्या था, मनरेगा को रिप्लेस करके लाया जाएगा। और इसके पहले क्या था, मनरेगा जो था वो तो डिमांड ड्रिवन था कि आपने काम मांगा आपको दे दिया जाएगा और आपसे कुछ भी काम करा लिया जाएगा। बीबीजी राम जी के अंदर आपने 3-4 प्रायोरिटीज़ बना रखी हैं, जैसे सैनिटेशन रिलेटेड या वाटर डेवलपमेंट वर्क कुछ हो गया, या फिर आपके पंचायत भवन वगैरह हो गए, या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे सड़कें वगैरह हो गई। इन 4 से रिलेटेड ही आपको काम दिया जाएगा। बीबीजी राम जी जो है, ठीक है, मतलब इसमें भी आपको रोजगार की गारंटी और आजीविका वगैरह मिल रहा है, पर आप देखोगे कि ये इससे अलग है, जो मनरेगा है उससे काफ़ी अलग है। ठीक है, तो ऐसे करके वीबीजी राम जी और आपके मनरेगा में डिफरेंसेस थे, है ना। और बेसिक डिफरेंस जो मोटे मोटे डिफरेंसेस थे वो यही थे। ठीक है, इसमें जो इनफैक्ट आप देखोगे सेंटर और स्टेट के बीच में जो शेयरिंग हो रही थी ना पैसे की, वो भी इसमें चेंज कर दी गई थी। और हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहे हो, ठीक है। हाँ सॉरी, क्या, तो वीबीजी राम जी जो है, बेसिकली इसमें एक चीज़ और थी कि इसमें 100 दिन की जगह आपको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा में तो 100 का ही था। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि इसके अंदर जो फंड शेयरिंग थी वो 60-40 की कर दी गई थी। ठीक है, और मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जैसी अपनी शेयरिंग होती है ना, वैसी कि 90-10 हो जाएगी हिमालयन स्टेट्स वगैरह के लिए, यूटीज़ में 100% और 60-40 का हो जाएगा बाकी स्टेट्स के लिए। ठीक है, इसमें वीबीजी राम जी का अल्टीमेट गोल था कि हम लोग विकसित भारत 2047 की तरफ जाएंगे। ठीक है, जबकि आप देखोगे कि मनरेगा का जो पूरा काम था वो तो सिर्फ आपको इमीडिएट रोजगार देने का था। वीबीजी राम जी में एक और चीज़ थी कि जब ऐसा पीक सीजन आता है ना, जहाँ पे आप देखोगे जैसे आपको पता है कि लोगों को बुवाई और कटाई वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उस समय आपको पता है कि मनरेगा में बहुत सारे लोग चले जाते थे और फिर आर्टिफिशियल लेबर शॉर्टेज क्रिएट हो जाता था गाँवों में। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए हर स्टेट या हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बताओगे कि ये 60 दिन है जिस दिन आप मतलब बीबीजी राम जी के अंदर काम नहीं पा सकते हो, तो वो 60 दिन को छोड़ के आपको बाकी कहीं पे भी काम मिल जाएगा पूरे साल में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें टेक्नोलॉजी और जो अकाउंटेबिलिटी वगैरह होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, उसकी बात करी गई थी। ठीक है, तो वीबीजी राम जी इस तरीके से मनरेगा से अलग था। तो ये मैंने आपका क्लियर कर दिया है, इसका मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है। तो ये दोनों चीज़ें अपनी यहाँ पे खत्म हो गई। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है आप ये समझो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक यानी सरकार, प्राइवेट यानी प्राइवेट कंपनी, इन दोनों की साठ गांठ से बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या बना सकते हैं साथ साथ में, और आना क्यों है, क्योंकि इनको 3 आर को शेयर करना है। 3 आर मतलब एक तो रिस्क शेयर करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है, और आपको रिवॉर्ड्स शेयर करने हैं। क्यों शेयर करने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आपको एक बहुत बड़ी सड़क बनानी है। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसमें हो सकता है 5 से 10 साल लगेंगे, हो सकता है कि 10,000 करोड़ लगेंगे। तो अगर सरकार इस पैसे को पूरा अभी लगा देगी तो दिक्कत ये है कि बाकी स्कीम्स और इन सब में दिक्कत आ जाएगी। सरकार के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज भी नहीं है, ना ही आप देखोगे कोई नई मशीन्स है या फिर कोई नया इनपुट है। तो लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ प्राइवेट के पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा पीपीपी मॉडल है, आप बीयूटी फॉलो कर रहे हो, इसमें बहुत सारे होते हैं, आप ईपीसी फॉलो कर रहे हो या आप हैम फॉलो कर रहे हो, ये 3 मेजर हैं। इसके अलावा इनके बीच बीच में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसके उसके ऊपर डिसाइड होता है कि पब्लिक और प्राइवेट क्या क्या शेयर कर रहे हैं। जैसे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइवेट वाला बिल्ड करेगा, अपना सारा खर्चा लगेगा उसको, फिर जैसे उन्होंने सड़क बनाई तो सड़क प्राइवेट वाला पूरा बनाएगा, अपना ही मटेरियल वगैरह लगाएगा, फिर वो टोल लगा के उसमें से जो भी उसका खर्चा हुआ है वो वसूलेगा, और फिर लास्ट में जब उसका पूरा खर्चा वसूल जाएगा, जब आप देखोगे वापस सरकार को दे देगा। तो ये होता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। फिर होता है ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली सरकार का ही है, सरकार की ही ये सड़क है। ठीक है, सरकार ने सिर्फ ईपीसी काम के लिए, इंजीनियरिंग काम जो होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, सिर्फ उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को हायर किया है।
और प्राइवेट सेक्टर को एक लमसम मनी दे देगा ये काम करने के लिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर अपना काम करके निकल जाएगा और फिर सरकार ही अपना टोल लगाएगी पैसे वसूलने के लिए, प्राइवेट वाला नहीं लगाएगा क्योंकि प्राइवेट को तो अपना पैसा मिल चुका है, ठीक है। फिर होता है इन दोनों के बीच का, तो इसमें आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का कोई रिस्क नहीं है, वो आया, उसको पैसे मिले, उसने काम किया, वो चला गया, ठीक है। और ना ही वो कोई रिवॉर्ड शेयर कर रहा है। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में सब कुछ, पूरा रिस्क भी प्राइवेट सेक्टर का है, रिवॉर्ड्स भी उसी को मिलेंगे टोल के फॉर्म में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। तो यहाँ पे 100% प्राइवेट से 0% प्राइवेट की तरफ चले गए। तो अब आपने हैम लाया जो है बीच का मॉडल, जिसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। इसमें क्या होता है, जैसे सड़क बनी, तो सड़क में क्या होगा कि 40% जो पैसा होता है वो तो आपको अपफ्रंट दे देंगे प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। 60% जो होगा वो उसको एन्युइटी के फॉर्म में, एनुअल पेमेंट्स के फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सड़क बनाने के बाद उसको मेंटेन करने का काम भी प्राइवेट सेक्टर का ही है। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर जैसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो प्राइवेट सेक्टर ने सड़क बना दी, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि नेक्स्ट ईयर उसको मेंटेनेंस की डिमांड हुई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये कह के दूर हो गया कि भैया हमने तो बना दी थी, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे होते हैं, इनमें बहुत खर्चा भी होता है। तो सरकार हैम लेके आई, जिसमें क्या होगा कि मतलब गवर्नमेंट को भी 100% पैसा नहीं देना शुरू में। सपोज अगर करो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उनको सिर्फ 400 करोड़ पकड़ाने हैं प्राइवेट सेक्टर को। बाकी जो 600 करोड़ है वो उनको एनुअल पेमेंट्स उनके फिक्स कर दिए जाएंगे, 5 साल के, उनको वैसे दिया जाएगा धीरे धीरे। और साथ में उस 5 सालों तक अगर सड़क में कोई भी कमी आती है तो वो प्राइवेट सेक्टर ही दूर करेगा, ठीक है। और बाकी टोल वगैरह लगाने का काम तो सरकार का होगा, सरकार ही पैसे वसूलेगी, और उसी पैसे से आप देखोगे वो एनुअल पेमेंट्स प्राइवेट सेक्टर को देगी। तो ये उन्होंने बीच का रास्ता निकाला था, जिसको अपन हैम बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हो। जैसे आपने रोड्स बना लिए, या फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स बना लिए, या फिर आप देखोगे आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, या फिर आपके डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स होते हैं, या फिर आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। या फिर आप देखोगे आपने रेलवे कॉरिडोर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, हवाई अड्डे वगैरह हो गए, है ना। या फिर गाँव में आप देखोगे जैसे जल जीवन मिशन है, उसके अंदर कोई पाइपिंग नेटवर्क बिछाना है, या फिर आपको पाइप्ड नेचुरल गैस जो होती है उसका नेटवर्क बिछाना है। तो इन सब चीज़ों में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट स्कूल्स वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। तो चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी आप देखोगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बना सकते हो। इनफैक्ट नाउ क्योंकि हम डिजिटल की बात करते हैं, तो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर होगा कि आप पीपीपी के अंदर क्या कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर पीपीपी का क्या स्कोप है, और राजस्थान के अंदर क्या है। बहुत सारा स्कोप है राजस्थान में, आपको पता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो डीएमआईसी कॉरिडोर वगैरह हो, फ्राइट कॉरिडोर हो, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, और छोटे छोटे मेट्रो वगैरह हो जाएगा। तो उन सब में भी आप देखोगे कुछ कुछ हिस्सों में पीपीपी है, ओके। तो इंडिया में भी, और आप देखोगे राजस्थान में, दोनों ही जगह आपको स्कोप देखने को मिलेगा पीपीपी का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पीपीपी मॉडल क्या है, क्यों है, क्या इसमें शेयरिंग हो रही है, किस तरीके के मॉडल्स हैं, वेरियस टाइप्स क्या हैं, वो सब, ठीक है। फिर अपन चलते हैं ओके, ये बहुत एकदम रैंडम लेवल हो रहा है, ठीक है। इथेनॉल इशू पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल सोल्यूशन क्या है। अभी इथेनॉल इशू क्यों आया था, आपको पता है कि राजस्थान के आई थिंक हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर एरिया में एक रिफाइनरी लग रही थी, इथेनॉल रिफाइनरी वाली। उसको लेके वहाँ के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट पे आ गए थे, और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि यहाँ पे ये इथेनॉल की रिफाइनरी नहीं लगेगी। तो अब ये इथेनॉल होता क्या है पहले तो ये समझो, और क्यों आप देखोगे नीति आयोग जो है वो बार बार बोलता है कि हमें इथेनॉल की तरफ जाना चाहिए। और क्यों आप देखोगे ये जो E20 फ्यूल था, इसको लेके बोला जा रहा था कि सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, और कैसे इससे नितिन गडकरी जी रिलेटेड हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मेरे ओपिनियन नहीं है, मैं तो सिर्फ वही स्टेट कर रही हूँ जो इधर उधर न्यूज़पेपर्स में आया है, और वो पढ़ के आपको बता रही हूँ। अगर आप सहमत नहीं है तो प्लीज़ इसको ऐसा कोई अपने दिल पे मत लेना, है ना। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना। इथेनॉल क्या होता है, देखो इथेनॉल जो होता है, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते होगे तो ये होता है C2H5OH, जिसमें 2 कार्बन होता है, एक हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल होता है, और बाकी हर जगह HH लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो जैसे C1 C2 C3 C4 ऐसे कार्बन बढ़ते जाते हैं। ये प्रॉप होता है, एथ होता है, सॉरी, मैथ प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, है ना, पेंट, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। ऑल का मतलब होता है कि उसमें आगे OH ग्रुप है, ठीक है। ये इथेनॉल वही है जो आप पीते हो, ठीक है, जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है ना इथेनॉल, या फिर जो आपके सैनिटाइजर्स वगैरह में होता है वो इथेनॉल ही होता है, या फिर जो आपके नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ होता है वो भी इथेनॉल होता है। फिर मीथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल कैसे बनता है। इथेनॉल बेसिकली आपका
जो एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस, ये सॉरी, आपका डिस्टिलेशन वगैरह का होता है ना प्रोसेस, उससे बनता है। और मीथेनॉल जो होता है आपके वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। और ये जो होता है मीथेनॉल, ये गंदा वाला अल्कोहल होता है जिसको पी के लोगों की डेथ हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूज ट्रेजेडी। ये वो वाला मीथेनॉल होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ना सस्ता या फिर ब्लू कलर का अल्कोहल, जिसको पी के लोगों की डेथ हो गई थी। ये ह्यूज ट्रेजेडी जो होती है, वो आप देखोगे मिलावट वाला जो अल्कोहल होता है वो, उसमें मीथेनॉल डला हुआ होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इथेनॉल का कहाँ यूज़ आता है। देखो इथेनॉल का जो यूज़ होता है ना, वो बेसिकली आपके वेरीड यूजेस हैं, क्योंकि इथेनॉल एक अच्छा फ्यूल भी है, ठीक है। और इथेनॉल जो है उसको आप ब्लेंडिंग करके भी काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो। देखो इथेनॉल के इंडस्ट्रियल यूजेस तो हैं, क्योंकि केमिकल्स वगैरह बनाने के काम आ जाएगा आपका, ह्यूमन स्पिरिट ड्रिंकिंग अल्कोहल, सैनिटाइजर्स, वो सब तो है ही। इसके अलावा इथेनॉल का जो मेजर यूज़ है वो है बेसिकली आपका फ्यूल की तरह। तो आपने E10, E20 और इसके पहले E5 वगैरह सुना होगा। तो इंडिया में क्या हुआ था, एक बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, जिसमें हमने बोला था कि इंडिया में हम लोग 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जाएंगे 2025 में, और 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ 2030 में। फिर बाद में हमने इस टारगेट को रिवाइज कर दिया था और हमने बोला था कि नहीं नहीं, हम अब 20% जो इथेनॉल है उसको 2025 तक ही गाड़ियों अपने फ्यूल में ब्लेंड कर देंगे। किस में ब्लेंड करेंगे, पेट्रोल में। डीजल में क्या ब्लेंड होता है, बायोडीजल। पेट्रोल में क्या ब्लेंड होता है, इथेनॉल, ठीक है। अब ये इथेनॉल क्यों ब्लेंड कर रहे हैं, इसके फायदे बताए गए थे कि भाई आपको इंजन में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको अगर 100 पेट्रोल की जगह आपको सिर्फ 80 पेट्रोल लग रहा है, तो 20 जो आप आयात कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो क्रूड ऑयल, वो भी कम हो जाएगा। इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता भी होता है, तो वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। प्लस आप देखोगे कि इथेनॉल कहाँ से बन सकता है, तो इथेनॉल आप देखोगे काफ़ी जगह से बन सकता है। जैसे आप देखोगे, एक तो चावल हो गए, शुगर हो गए, यहाँ सबसे बन सकता है खाने वाले आइटम से। एक होता है कि जो आपका लिग्नोसेल्यूलोसिक मटेरियल होता है, जैसे पराली वगैरह हो गया, स्टॉक हो गया, जो नीचे बचा हुआ हिस्सा होता है हार्वेस्टिंग के बाद, है ना, उससे बन सकता है। सड़े हुए अनाज से बन सकता है, गले हुए अनाज से, या ब्रोकन अनाज से जो कहीं काम नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई स्पेसिफिक आपने एल्गी वगैरह रियर करी है इथेनॉल को निकालने के लिए, तो वहाँ से बन सकता है। तो इथेनॉल अगर आप देखोगे सड़ा हुआ गला हुआ अनाज या टूटा हुआ अनाज, है ना, तो ये सब आप देखोगे फार्मर की एक्स्ट्रा इनकम भी डेवलप कर सकता है। या फिर इतना सारा जो शुगर केन होता है, कई बार आपको पता है एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, तो एक्सेस ऑफ जो शुगर केन है या एक्सेस ऑफ कोई रॉ मटेरियल है, उसको भी आप यहाँ पे डालोगे तो फार्मर की इनकम भी हो जाएगी। प्लस आप देखोगे इथेनॉल जो है वो भी यूज़ में आ जाएगा। प्लस हम आप देखोगे कि इथेनॉल जो है इसको एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस थे, फार्मर की इनकम बढ़ रही है, जॉब्स वगैरह क्रिएट हो जाएंगी, बायो रिफाइनरीज या इथेनॉल रिफाइनरीज वगैरह लगानी पड़ेगी, पेट्रोल कम आयात करना पड़ेगा, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। इससे जो डॉलर का प्रेशर पड़ता है या रुपये का डेप्रिसिएशन होता है वो भी कम हो जाएगा, हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो थी। साथ में आप देखोगे कि जो एयर एमिशंस वगैरह होते हैं, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो इंडिया जो था वो धीरे धीरे पहले 5% से 10% से 20% की तरफ बढ़ा। अब आपको पता है जो बाहर मार्केट में आता है उसमें 20% कंपलसरी होता है। लेकिन क्यों इसको स्कैम बोला जा रहा था, क्योंकि अरे यार आज तो मुझे लग रहा है कि मरवाओगे हैं। तो इसमें क्या हो रहा था कि बेसिकली नितिन गडकरी जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज थे, तो उनके दो बेटे हैं और वो दोनों के दोनों आप देखोगे, गडकरी फैमिली जो है वो बेसिकली वहाँ पे फार्म जो एस्टेट्स होते हैं, उनके खुद के शुगर केन के बहुत सारे फार्म्स हैं, मिल ओनर्स हैं बहुत सारे। तो उनका आप देखोगे उनका इसी का धंधा था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे लोग बोल रहे थे कि उनकी शुगर मिल्स जो थी या फिर उनकी जो कंपनीज थी, उनके दाम या उनके शेयर प्राइसेस अगर आप देखोगे, जैसे ये पॉलिसी आती है वहाँ से अभी तक करीबन 700-800% का एक हाइक देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आप मतलब ऑब्वियसली लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पीछे की साइड से उनका ही पूछ था कि ये पॉलिसी लाई जाए ताकि आपको पता है उनकी कंपनी के प्राइसेस को फ़ायदा हो। अभी सही है नहीं है ये नहीं पता, मैंने तो बस आपको स्टेट जो आ रहा था वो बताया है न्यूज़ में, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो बाकी लोगों ने बोला था कि जो इथेनॉल आप ब्लेंड कर रहे हो इससे उनके इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, इससे एक्चुअली में जितना पेट्रोल या फ्यूल उनको मिलना चाहिए था उससे कम ही मिलता है, जितना उनका गाड़ी पहले माइलेज दे रही थी अब कम दे रही है। इनफैक्ट इथेनॉल की वजह से उनके जो गाड़ी के इंजन वगैरह है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं जिससे करोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज थे। कहीं ना कहीं जब पॉलिसी रोल आउट हुई थी तो उसको लेके अवेयरनेस जो थी वो काफ़ी कम थी, तो उसको लेके भी आप देखोगे इश्यूज जो थे वो अभी भी परसिस्टिंग है। तो ये आपका पूरा इथेनॉल का था। और हाँ, इथेनॉल की रिफाइनरी को लेके क्या प्रॉब्लम थी कि लोग क्यों नहीं चाहते थे कि वहाँ पे इथेनॉल रिफाइनरी लगे। देखो, एक मिनट। हुँ। दिक्कत क्या आती है उस इथेनॉल रिफाइनरी से कि लोग बोल रहे थे कि पहले भी जहाँ-जहाँ पे इथेनॉल रिफाइनरी लगी है, तो इथेनॉल रिफाइनरी जब भी लगती है, तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा पानी का यूज़ होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें कमी देखी जाती है। प्लस आप देखोगे एयर एमिशंस भी बढ़ते हैं, ठीक है? और साथ में आप देखोगे इससे जो वेस्ट वगैरह निकलता है, वो भी कहीं न कहीं आस-पास ही डंप होता है, जिस वजह से वेस्ट
मतलब एमिशंस वगैरह जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए उन्होंने बोला था कि नहीं, उन्होंने सारी परमिशंस दे रखे हैं, इनफैक्ट आप देखोगे इससे रोज़गार क्रिएट होगा, बट लोगों ने रिफाइनरी लगने नहीं दी। ठीक है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, पहले भी आश्वासन दिया गया है, बट जहाँ जहाँ पे भी रिफाइनरीज लगी है वहाँ वहाँ पे किल्लतें पानी की ये सब देखी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे वो मना कर रहे थे। तो ये था पूरा इथेनॉल का इशू। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है राइजिंग राजस्थान। तो राइजिंग राजस्थान क्या था आपको पता है? राइजिंग राजस्थान एक समिट थी, बेसिकली इन्वेस्टर समिट थी जो ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ से देश विदेश से बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। और उसी के थर्ड डे पे एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम भी लगा गया था, जिसमें आप देखोगे बहुत सारे जो राजस्थानीज है जो इधर उधर देशों में हैं उनको बुला के सम्मान भी दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप अपने राज्य में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, उसको आगे ले जाओ। तो राइजिंग राजस्थान क्या था? एक तरीके से इन्वेस्टर समिट था जो राजस्थान में होस्ट किया गया था, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं देश के, दूसरे स्टेट्स के, है ना, विदेश के, उनको राजस्थान बुला के और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसमें राजस्थान की खूबियाँ बताई गई, इसके एडवांटेजेस बताए गए, उनको इंसेंटिव्स दिए गए, जैसे आप देखोगे टैक्स पे रिबेट्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एग्जाम्पशंस वगैरह हो गए, है ना, कंसेशंस वगैरह हो गए, बाकी चीज़ों में रिबेट्स हो गया, तो है ना। तो इन सब चीज़ों में आप देखोगे फास्टर आपका जो क्लियरेंसेज हो गए वो सब हो गए, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको ऑफर करी गई ताकि वो स्टेट की तरफ अट्रैक्ट हो और राजस्थान में बहुत सारे MOU करके यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करे। तो लगभग ऐसा बोला जा रहा था कि 35,000 करोड़ के जो थे MOUs साइन हुए थे, और इसमें से 8,000 करोड़ के जो MOUs हैं वो तो धरातल पे आ भी चुके हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, तो काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इससे कॉन्फिडेंस आता है, स्टेट में बाकी इन्वेस्टर्स भी आते हैं, तो वो आप देखोगे इसके फ़ायदे होते हैं राइजिंग राजस्थान के। ठीक है, फिर अपन चलते हैं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो बता दिया, और मैंने आपको बेनिफिट्स बताई दिए। तो बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ अपनी इमेज हो जाएगा, ब्रांडिंग हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, पैसा आएगा, रोज़गार बढ़ेगा। ठीक है, प्लस आप देखोगे हमारे यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन होता है वो नहीं होगा। अपने ही शहर में जब आपको जॉब मिलेगी तो ऑब्वियसली एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, GDP बढ़ेगा, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो सब तो हैं ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इंडिया में फर्टिलाइज़र शॉर्टेज क्यों। इसमें हमें पूरा फर्टिलाइज़र सेक्टर ही समझना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताइए, मतलब ये आपके करंट प्लस आपका जो स्टैटिक नॉलेज है, ये दोनों चीज़ों को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझो कि इंडिया में फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम क्या है। देखो, इंडिया का अगर आप जब बचपन में मैप बनाते थे, आपने NCERT में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैंने बहुत ही ऐसे रैंडम सा बनाया है, बट आपने मैप में देखा होगा कि हमारे पास जैसे यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, फिर यहाँ पे डेजर्ट सॉइल है, यहाँ पे ऐसे आप देखोगे तो ब्लैक सॉइल है, ये पूरा रेड सॉइल है, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज़ में पीटी सॉइल है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे लेटराइट सॉइल है, ऐसे करके आपको यहाँ पे अलग अलग सॉइल मिलेंगे। लेकिन एक जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम जो हमारी मृदा में मिलती है वो है बेसिकली पोषक तत्वों की, या फिर न्यूट्रिएंट्स की, या फर्टिलाइजर्स की। आपको पता है कि प्लांट्स को दो तरीके के प्लांट्स को बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो उनको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, 1 ppm से कम चाहिए होते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो उनको 1 ppm से ज़्यादा चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे आपका NPK हो जाएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर कैमक्स हो जाएगा। तो ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलॉन्ग विद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इनके मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बाकी जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, है ना, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे उनको छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। तो अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है इंडियन सॉइल में या मृदा में, वो इसी की है कि हमारे सॉइल्स जो हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनकी कमी है। ठीक है, और इसी इसी कमी को पूरा करने के लिए आप क्या डालते हो, इसमें डालते हो खाद या फिर फर्टिलाइज़र। ठीक है, अब जब आप फर्टिलाइज़र की बात करते हो तो नाइट्रोजन को फर्टिलाइज़र मतलब नाइट्रोजन कैसे ऐड करोगे? तो या तो जो प्लांट होता है ये उसमें आप यूरिया डालते हो, ठीक है, या फिर आप देखोगे आप डैप जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ऐसे टाइप के फर्टिलाइज़र डालते हो। इसके लिए फॉस्फोरस के लिए अगेन फॉस्फेट्स हो जाएगा, सुपर फॉस्फेट्स है, ये डैप और मैप ये सब डाल सकते हो। पोटैश के लिए आप देखोगे या तो पोटैश डालते हो या म्यूरेट्स ऑफ पोटैश होता है। ऐसे करके अलग अलग आपके फर्टिलाइजर्स या खाद मिलते हैं जो आप इसमें ऐड करते हो। अब इंडिया में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर इतना सेंसिटिव सेक्टर है, एग्रीकल्चर आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, फार्मर्स को भी अट्रैक्टेड रखना है ताकि फार्मर्स भी एग्रीकल्चर में मतलब होता है ना इंटरेस्टेड रहें। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी सरकार फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी देती है। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है
ठीक है। वो बेसिकली दो तरीके की है, पहले ये समझो। हमारे यहाँ एक तो यूरिया की सब्सिडी अलग होती है, और यूरिया के अलावा बाकी सारे फर्टिलाइजर्स में आपको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलती है, जो 2010 से लगी थी। यूरिया सब्सिडी में तो क्या होता है कि जैसे ये आपकी कंपनी है जो यूरिया बनाती है, ठीक है, और यूरिया के बैग्स वगैरह बनाती है, ये बैग्स फिर फार्मर लेता है और अपनी फील्ड में डाल देता है, ठीक है। तो यूरिया की सब्सिडी में क्या होता है कि आपने कंपनी को सब्सिडाइज करा है कि आप यूरिया फार्मर को 200 रुपये पर बैग, सपोज करो 50 रुपये का ही बैग उनको बेचो, और लेकिन हो सकता है कि उसको बनाने में आपके 250 रुपये लग रहे हैं, तो जो 200 रुपये का आप घाटा झेल रहे हो वो सरकार आपको सब्सिडी के फॉर्म में दे देगी, पर आप फार्मर को 50 रुपये का ही दोगे बैग, ठीक है। तो इसमें फार्मर को सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे, एकदम न्यूनतम कॉस्ट पे ये यूरिया मिल जाता है, ताकि वो अपने उसमें डाल सके, सॉइल में डाल सके। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, जो 2010 में आया था। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जैसे सपोज करो ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है, इसमें थोड़ा सा सल्फर भी है, तो आपने फिक्स कर रखा है कि अगर 1 किलो का बैग है और उसमें सपोज करो 10 ग्राम नाइट्रोजन है, तो आपको उसके इतने पैसे मिलेंगे, 10 ग्राम सल्फर के इतने पैसे मिलेंगे, 10 ग्राम फॉस्फोरस के इतने पैसे मिलेंगे। सपोज करो कि आपने 50 किलो का कट्टा लिया और 50 किलो के कट्टे में 50 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 10 ग्राम के अगर 10 रुपये मिलते थे तो आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे करके सपोज करो कि आपको एक कट्टे के अंदर, है ना, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का मिला के 200 रुपये मिलना है, तो यहाँ पे सरकार डायरेक्टली आपको जो 200 रुपये होते हैं वो आपके खाते में डालेगी, ठीक है। तो जो फार्मर होता है यहाँ पे उसको सब्सिडाइज कॉस्ट में कुछ नहीं मिलेगा, फार्मर को तो जो मार्केट प्राइस है उस पर लेके आना पड़ेगा, और बाद में आप देखोगे सब्सिडाइज जो कॉस्ट होती है उस पर, या फिर इसमें भी ऐसा होता है कि इसमें 1 मिनट रुको, सॉरी, इसमें भी यही होता है कि फार्मर्स को सस्ते कॉस्ट में मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा ना हो के कि 50 मतलब 200 रुपये का कट्टा आपको 50 रुपये में मिलेगा, नहीं। इसमें फार्मर डिसाइड करता है कि उसको कौन सा कट्टा लेना है। सपोज करो उसने ये वाला कट्टा लिया है ना, उस कट्टे में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है इस मात्रा में है, तो उसके हिसाब से उसका 200 रुपये कम बनता है। तो अगर इस कट्टे का प्राइस 600 रुपये है तो फार्मर को 400 रुपये में मिल जाएगा, और 200 रुपये जो इसने घाटा खाया है इस कंपनी ने, ठीक है, इस कट्टे पे, ये बेसिकली बिल दिखा देगी कि हमने इस फार्मर को बेचा था, और उसके बदले में सरकार जो है इस कंपनी के खाते में ट्रांसफर करेगी। फार्मर को कभी भी डायरेक्टली नहीं जा रही है ये सब्सिडी, ठीक है। तो ये थी आपकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इंडिया में, याद रखना, नाइट्रोजन तो चलो, यूरिया तो हमारे यहाँ फिर भी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, लेकिन याद रखना उस यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए भी जो हमें गैसेस वगैरह चाहिए ना, एलएनजी वगैरह, नेचुरल गैस, वो बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो 50% जो यूरिया है ना, वो हमारे, देखो यूरिया हमारी कंट्री में 50% हम खुद बनाते हैं, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका 50% हम खुद बना रहे हैं, और 50% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो 50% हम खुद भी बना रहे हैं ना, उसमें से भी आप देखोगे जो 50% बन रहा है वो बेसिकली इंपोर्टेड एनर्जी पे बन रहा है। जो अपन नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, वो बाहर से ला रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो अपन पोटाशियम या फॉस्फोरस है, उसमें करीबन 70% के आसपास से, उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में आप देखोगे फर्टिलाइजर्स को लेके बहुत ज़्यादा एक शॉर्टेज है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा था ना, तो उस समय आप देखोगे रशिया और यूक्रेन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। एक तो आप देखोगे यूरिया और फर्टिलाइजर वगैरह की सप्लाई के लिए, और फॉस्फोरस पोटेशियम की भी, ठीक है। तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा था, तब आप देखोगे फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए थे, और इंडिया को इससे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हम काफ़ी सारा फर्टिलाइजर जो है एक तो डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से अगर हमारा बाहर वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अगर महंगा हुआ, तो ऑब्वियसली खेती बाड़ी में फार्मर्स अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, और अगर फार्मर्स को आप सस्ते में दोगे तो भी सब्सिडी किसी को तो झेलनी पड़ेगी ना, अल्टीमेटली सरकार को झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था पूरा फर्टिलाइजर्स का इशू। अब ये अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि इंडिया में फर्टिलाइजर का शॉर्टेज क्यों है। अरे अभी तो बताया, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन उतना है नहीं, 50% हम इंपोर्ट करते हैं। जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है नेचुरल गैस इसको बनाने के लिए, प्रोपेन वगैरह, वो भी हम बाहर से लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे फर्टिलाइजर में शॉर्टेज रहता है। हाँ, एक चीज़ और है, फर्टिलाइजर में अभी आपको दिखेगा कि हमने एग्रीकल्चर में कुछ कुछ नई चीज़ें करी है। जैसे आपने फर्टिगेशन का नाम सुना होगा, कि फर्टिलाइजर को इरीगेशन जो अपना पानी होता है उसके साथ मिक्स कर दो, ताकि हर क्रॉप तक उतनी ही लिमिटेड क्वांटिटी में पहुंच जाए, ठीक है। वैसे ही आपने सुना होगा नैनो यूरिया के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हर चीज़ मैं ही बताऊँ क्या? नैनो यूरिया मुझे बताओ, नैनो यूरिया क्या होता है। वैसे ही आप देखोगे आपका ये भी आया था, नैनो यूरिया हो गया, और आपका लिक्विड यूरिया, ठीक है। तो नैनो यूरिया और लिक्विड यूरिया क्या है, इन दोनों के बारे में मुझे बताओगे, इनके एडवांटेजेस बताओगे, और इनमें क्या डिफरेंस है वो बताओगे। नहीं पता तो लिख देना, मैं अगली क्लास में इसको कवर कर दूंगी, ठीक है। तो नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया, और इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ओके। अच्छा, डैप के ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, जैसे मोनोअमोनियम फॉस्फेट वगैरह हो जाएगा, है ना, वो सब इसके ऑल्टरनेटिव्स हो जाएंगे। तो आज का आई थिंक 1 घंटे का सेशन काफ़ी बड़ा हो गया है, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े हैं। मैंने आपसे 2-3 डाउट्स पूछे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओगे, तभी क्लास इंटरैक्टिव रहेगी और मुझे समझ में आएगा कि भाई कितना लेवल है और मुझे किस लेवल
से और पढ़ाना चाहिए। मज़ा आ रहा है तो भी लिखना, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी आप अपना बताओगे कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले ना मिले, आपको कोई नई नॉलेज गेन हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से बेटर रिविजन का कोई तरीका है ही नहीं। मतलब क्योंकि इसमें सब कुछ पूछ लेते हैं ऑलमोस्ट, आपका रिविजन भी हो जाता है और आपको पता है कि आपको किसी को समझाना है तो आपको उस लेवल का आना चाहिए। ठीक है, ब्लफ मार नहीं सकते हो। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज़, बहुत कम बचे हैं। आई थिंक सून रिजल्ट भी आ जाएगा एंड फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।